वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 17th बीपीएससी पीटी एग्जाम जो आपका 30 सितंबर 2024 को एक्सपेक्टेड है, इसका नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिल सकता है बीपीएससी की वेबसाइट पर। पदों की संख्या काफ़ी अच्छी रहने वाली है। काफ़ी सारे लोग काफ़ी दिन से तैयारी में रत हैं, लेकिन अगर आपने अभी भी कोई समेकित तैयारी नहीं की है, 6 जुलाई 2024 से शुरू हो रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में आकर के आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी बीपीएससी पीटी कर सकते हैं हमारे सिलेक्शन मटेरियल के साथ, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज के साथ, जिसमें हाई यील्ड टेस्ट सीरीज और पेड क्विज आती है, जिससे तमाम क्वेश्चन 68 और 69 में पूछे गए थे, बदलते पैटर्न में भी। जो भी मेंबर्स इंटरेस्टेड हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस पेड ग्रुप में आने के लिए, आप इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी 17th पीटी में आपके पास जुलाई के करीब 23 दिवस बच रहे हैं, अगस्त के 30 दिवस और सितंबर के 30 दिवस, यानी आपके पास करीब यहाँ पर बच रहे हैं दिवस 83। और किस तरीके से इसका ऑप्टिमम यूज़ करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल के साथ, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज के साथ कैसे आप तैयारी करके अपना कट ऑफ क्लियर करना सुनिश्चित कर सकते हैं, इसी के बारे में पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी। एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि अब यहाँ पर शुरू से बेसिक से प्रिपरेशन नहीं हो सकती है कि आप सारी बेसिक बुक्स अभी पढ़ना शुरू करें या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट अपने बनाने की कोशिश करें या फिर A to Z पूरी तैयारी यहाँ पे नहीं हो पाएगी कि आप ABCD से शुरू करके एकदम Z तक पहुँचना चाहें 83 दिवस में, ऐसा नहीं होता है। स्टेट PCS का सिलेबस इस तरीके से नहीं खत्म होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट वाली तैयारी हम लोग करा रहे थे, आपने देखा होगा लगातार पहले बैचेस खुले थे, हमने यहाँ पर 3 स्टेज स्ट्रैटेजी बताई थी, आपकी PDF में भी यहाँ पर आप देखेंगे 3 स्टेज स्ट्रैटेजी के बारे में मेंशन्ड है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेज प्रिपरेशन के बारे में आपका टाइम प्लान बनाया था, किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 स्टेज स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी है। जब एग्जाम के करीब 160 दिवस बाकी थे तो हमने 3 स्टेज का प्रिपरेशन यहाँ पर प्लान बनाया था। 120 दिवस का बाकी था, तब भी मैंने आपको कहा था कि 3 स्टेज में आप इसको तोड़ सकते हैं, पहले बेसिक और फिर मॉडरेट लेवल की तैयारी हमारे मॉड्यूल से, और लास्ट 40 डेज में आप रिवीजन करेंगे। लेकिन अब आपके पास कुल डेज ही 83 रह गए हैं, तो अब यहाँ पर पूरा सिलेबस पहले तो आपको कंप्लीट करना है। जिन लोगों का सिलेबस नहीं पूरा हो पाया, करंट अफेयर नहीं पूरा हो पाया, बिहार करंट अफेयर नहीं पूरा हो पाया है, बिहार जीके अगर आपका छूटा हुआ है तो वो सब आपको कंप्लीट करना है। पहले 50 दिवस में पूरा स्टडी मटेरियल अच्छे से एक बार रीड करना है, फिर 30 दिवस या 33 दिवस जो बचे होंगे उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पर फोकस करना है। इसी तरीके से आपका बीपीएससी पीटी निकलेगा। तो बचे हुए 83 दिवस है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अब यहाँ पर 7 से 8 घंटे की स्टडीज़ की जरूरत होगी। अगर आप इतना समय दे सकते हैं तो तभी जो है आप आगे भी बढ़िए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। जिस हिसाब का पेपर बन रहा है, जिस हिसाब से पेपर हुआ था 68 में और 69 में, अगर आप 7-8 घंटे यहाँ पर नहीं देते हैं तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं आपके कट ऑफ क्लियर करने के। जिस हिसाब से पेपर पूछा जा रहा है, जिस लेवल के सवाल बन रहे हैं, नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, अभी हम आगे चर्चा करेंगे बीपीएससी 68 और 69 से कैसे पैटर्न चेंज हुआ है, कैसे पहले सवाल आते थे, कैसे अब बदल के सवाल आते हैं, सब वही आगे मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये समझिए कि आपको 7 से 8 घंटे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, इसके बिना बहुत मुश्किल है आगे की डगर। 20 से 25 परसेंटेज ऑफ द टाइम आपका डेडिकेटेड होना चाहिए रिवीजन के लिए और यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जब भी कॉन्सेप्चुअल पेपर बनता है या फिर मॉडरेट टफ लेवल का पेपर बनता है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने का और रिवीजन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप एक चीज़ को एक ही बार पढ़ के श्योर नहीं हो सकते हैं कि इससे आप टफेस्ट क्वेश्चन निकाल लेंगे। आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। जो स्टडी करना है सारे सब्जेक्ट को, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट छोड़ने की गलती मत करिएगा। जब भी मॉडरेट लेवल पेपर होता है, टफ लेवल पेपर होता है, आपको सारे सब्जेक्ट लेकर के चलना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या फिर जो आपको मजबूत सब्जेक्ट है, ऐसा हो सकता है उसमें कई सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मॉडरेट लेवल पेपर हो तो हमेशा सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर के चलना चाहिए। जैसे 68 और 69 के पेपर मॉडरेट थे, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपने साइंस छोड़ दी, ठीक है, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि पूछी जा रही है इसको अच्छे से तैयार नहीं किया, उससे 30 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, और कई सारे क्वेश्चन साइंस टेक में ईजी थे। 30 क्वेश्चन आए, उसमें से 22 क्वेश्चन ईजी लेवल वाले थे, 8 क्वेश्चन मॉडरेट और टफ लेवल वाले थे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका भारी नुकसान हो गया, क्योंकि आप 22 ईजी वाले क्वेश्चन मिस कर देंगे। मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी इकोनॉमी, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट और पॉलिटी बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसा हो सकता है पॉलिटी में सवाल आए 12 सवाल आए, लेकिन 12 के 12 सारे टफ लेवल सवाल आ गए। यहाँ पे आप फंस जाएंगे। आपकी चाहे जितनी भी अच्छी पॉलिटी तैयार हो, मान लीजिए आपके 6-7 सवाल निकल रहे हैं और साइंस टेक में आप 22 सवाल कर सकते थे जो कि ईजी वाले हैं, 1 लाइनर वाले हैं, PYQ से इंस्पायर्ड क्वेश्चन जो है आ गए, पूछे हुए सवाल आ गए ईजी वाले, लेकिन आपने साइंस टेक अच्छे से नहीं तैयार किया तो आप यहाँ पे 22 सवालों का नुकसान खा जाएंगे। इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखें, सारे सब्जेक्ट को तैयार करें। आप एग्जाम रूम में OMR भरते समय डिसाइड करें कौन से सब्जेक्ट के सवाल छोड़ रहे हैं, कौन से नहीं छोड़ रहे हैं। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार करते हुए चलना चाहिए। एग्जाम के दिन ही डिसाइड करिए एग्जाम देते समय कि कौन से आपको सवाल छोड़ने हैं, कौन से किस सब्जेक्ट के अटेम्प्ट करके आगे बढ़ना है। सारे सब्जेक्ट को साथ लेकर के चलना है। प्रायोरिटी यहाँ पर बिल्कुल सेट करना है। जैसे मान लीजिए साइंस है, करंट अफेयर है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इनका वेटेज ज़्यादा रहता है। आर्ट कल्चर हो गया, कम वेटेज रहता है। बिहार का स्टैटिक थोड़ा कम वेटेज रहता है, बिहार का करंट थोड़ा आजकल ज़्यादा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आपको चलना है।
बीपीएससी 68 से लेकर 69 के बीच जो आमूल-चूल परिवर्तन आयोग ने अपने प्रीलिम्स के पेपर में किया है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे तैयारी की बात करते हैं। 67th बीपीएससी पीटी और पीटी री एग्जाम के बाद जो 68th एग्जाम हुआ था और अतुल प्रसाद जी ने जब से कमान संभाली थी, पेपर का जो कह सकते हैं स्वरूप है पूरा बदल गया था। पीटी में काफ़ी हद तक बदलाव हुए थे 68th में, और 69th में तो असर के बल सारी चीज़ें उलट दी गई हैं। 68th से हमको भान हो गया था कि आमूल-चूल परिवर्तन होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 68th से पहले, 68th के पीटी से पहले बीपीएससी में क्या होता था और अब 68th के बाद से क्या चीज़ें बदल गई हैं, जिससे जो पुराने तैयारी करने वाले लोग हैं वह भी समझ जाएं और जो नए तैयारी करने उतरे हैं वो पीवाईक्यू देखकर कंफ्यूज ना हो। सबसे पहली बात आपको समझनी जरूरी है कि पहले फैक्चुअल जो है 85 से 90% फैक्चुअल हुआ करता था। कंसेप्चुअल क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन बहुत ही कम हुआ करते थे। 10 से 15 क्वेश्चन हुआ करते थे, उसमें एक आधे डिस्प्यूटेड निकल जाते थे और कई सारे आप ऐसी तुक्केबाजी करके छोड़ देते थे क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। अब क्या हो रहा है कि आप अगर देखें 60% तो अभी फैक्चुअल है, हम ये नहीं कह सकते कि प्योरली कंसेप्चुअल भी जो है यूपीएससी बन चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। 60% अभी फैक्चुअल है और 40% यहाँ पर कंसेप्चुअल और लेंदी पेपर यहाँ पर पूछा जा रहा है बीपीएससी का। 68 चाहे आप उठा के देख लें, चाहे 69 का देख लीजिए, पेपर की जो मोटाई है, मतलब नंबर ऑफ पेजेस से ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि बदलाव हुआ है। 65 का पेपर अगर किसी के पास रखा ओरिजिनल 66 का, 67 का और 69 वाला, उससे देख लीजिए आप, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही हैं 150, लेकिन लेंथ बढ़ गई क्वेश्चंस की। लंबे लंबे क्वेश्चंस, मैचिंग वाले क्वेश्चंस, चूज नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चंस, 5-5, 6-6 ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। आप टेस्ट वाला क्वेश्चन देखिए, उसमें जितने भी टेस्ट होते हैं ह्यूमन टंग में सारे के सारे पूछ लिए थे और पूछा था कि बताइए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी अब आने लग रहे हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है। बेसिकली कंसेप्चुअल पहले भी आते थे लेकिन 10 से 15 वो रहते थे और आप उसमें तुक्केबाजी करके कई बार निकाल लेते थे क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। अब निगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हो गई, 1/4 की निगेटिव मार्किंग आ चुकी है, 1/4 की। इसके बाद कट ऑफ जो है यूआर का 97 3-4-5 सालों से लगातार बना था। 63rd के बाद कट ऑफ, ये हम लोग को लगभग पता होता था कि 97 यूआर का जाएगा अनरिजर्व्ड का, और अदर कैटेगरीज में कम कम रहेगा। लेकिन अब कट ऑफ बदला है, पेपर का स्वरूप बदला है, पेपर का जो लेवल है वह बदला है, पेपर टफ होते जा रहे हैं, लेंदी होते जा रहे हैं। लेकिन कट ऑफ ऐसा नहीं 97 से 79 आ गया, ऐसा नहीं हुआ है। कट ऑफ कितना गया, 92 93 के अराउंड रह रहा है पिछले 2 वर्षों से। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जहां पर कट ऑफ कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा पेपर कट ऑफ होने से, कट ऑफ नहीं गिर रहा है। जब कट ऑफ नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब है कि हमको अपने एफर्ट यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, हमको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी सही करने पड़ेंगे, तभी जो है हम आगे कट ऑफ के पार निकल पाएंगे। एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। पीवाईक्यू वेटेज पहले 15-20% का माना जाता था, मेरे हिसाब से अब 2-4% से ज़्यादा पीवाईक्यू वेटेज नहीं है। पीवाईक्यू आ भी रहे हैं तो वो कई सारे पीवाईक्यू मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें भी आपका कह सकते हैं स्टडी किया हुआ होना चाहिए अच्छे से, अदरवाइज आप उसमें भी गलत कर सकते हैं। अभी मैं सब एग्जाम्पल दे के बताऊंगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। 3-4 पीवाईक्यू मिक्स करके साइंस के क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं भले ही। तो पीवाईक्यू वेटेज कम हुआ है। स्टैटिक पोर्शन प्योरली बुकिश डेफिनेशन बेस्ड रहता था कि बता दीजिए निश की डेफिनेशन क्या है। पहले 5 ऑप्शन वाले रहते थे, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव वाला, तो उसमें निश पूछ लिया, जो है 10% लॉ पूछ लिया एनवायरनमेंट में, हैबिटेट क्या होता है उसके बारे में पूछ लिया। मतलब डेफिनेशन बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा रहते थे। अब वन लाइनर क्वेश्चन हैं अभी भी, लेकिन वो 10-20 से ज़्यादा नहीं है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं यूपीएससी के तरीके, 4-4 5-5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, और एलिमिनेशन जिसमें लग सकता है वैसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो मतलब लेंदी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पहले ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर टाइप के हुआ करते थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पहले मोस्टली फैक्चुअल हुआ करते थे। हम लोग को पता होता था कि चलो 30-32 करंट अफेयर के आने हैं, 2 अपॉइंटमेंट से होंगे, तो वो 2 अवार्ड्स एंड ऑनर्स से होंगे, एक बुक्स एंड ऑथर से होगा और एक डिफेंस वाला होगा, 2-3 स्पोर्ट्स वाले हो जाएंगे और 2-3 समिट वाले हो जाएंगे और इंडेक्स वाले हो जाएंगे 3-4। ऐसे करके हम लोग अंदाजा लगा लेते थे, लेकिन अब ये ट्रिक भी काम नहीं कर रही है। पेपर का पैटर्न काफ़ी डायनामिक हो चुका है, आप कुछ भी प्रेडिक्शन मोड में नहीं रह सकते हैं, तैयार आपको सब कुछ करना पड़ेगा, फैक्चुअल कंसेप्चुअल दोनों के लिए। फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में लगभग हमको आइडेंटिफाई होते थे कि चलो साइंस एनवायरनमेंट से 32 क्वेश्चन हो गए, 30-35 हिस्ट्री के हो गए और 20 पॉलिटी के हो गए, इन करंट अफेयर के 35 हो गए। ऐसे हम करके अंदाजा लगा लेते थे। बिहार स्टैटिक के 15-20 होते थे, लेकिन अब बिहार स्टैटिक के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं, ठीक है। और बिहार स्टैटिक में जैसे पहले होता था ज़्यादातर पीवाईक्यू से इधर उधर करके पूछ लिए जाते थे, बिहार स्टैटिक में नए क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले जनरल साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता था, साइंस टेक का वेटेज नेग्लिजिबल रहता था, 1-2 क्वेश्चन वही करंट अफेयर से लिंक होकर आ जाते थे। लेकिन अब जनरल साइंस भी पूछी जा रही है, जनरल साइंस तो आ ही रही है, लेकिन साइंस टेक का वेटेज अब उसका 50-50 हो चुका है। 50% जनरल साइंस पूछी जा रही है और 50% जो है साइंस टेक पूछी जा रही है। तो यहाँ पे बदलाव हुए हैं। पेपर आप देख करके ही ये सब जो मैं आपको पॉइंट अभी बताया हूँ, आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। 65th का पेपर उठा लीजिए और 69th का।
ये तो आपने देखा कि टफ पेपर आ रहा है, लेकिन टफ पेपर को हमको डील भी करना है। इसी वजह से आपने हमारा बैच ज्वाइन किया है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। आपको दो ग्रुप से जोड़ा गया होगा, एक स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप होगा और एक डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप होगा। डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में आपका कोई भी डाउट 17th बीपीएससी पीटी के सिलेबस से संबद्ध है, आप उसमें पूछ सकते हैं। कोई आपको पीवाईक्यू में डाउट है, कोई कंसेप्ट में डाउट है, कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी का लोकेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई साइंस का कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, या हिस्ट्री की किसी डेट में नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं, या फैक्ट में कन्फ्यूजन है, कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। एडमिन आपको उसमें रिप्लाई करते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप में आए तो कुल मिलाकर ये 3 चीज़ जरूर करनी है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है, जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें शायद ये बोल दिया गया है कि सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ बाद में मिलेगी। ये तब बोला गया था जब हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा था। अब क्या है कि हमने सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आपको ऑलरेडी दे दी है। इन्हीं सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ से मॉड्यूल डेली आपको काट करके दिया जाता रहेगा। मतलब सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ एक साथ भी हमने दे दी है। जो एक साथ पढ़ना चाहते हैं, एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं, वो एक साथ पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो है डेली इन्हीं सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ में से मॉड्यूल आपको डेली बेसिस पर मिलता रहेगा सब्जेक्ट वाइज। तो आप मॉड्यूल वाइज भी स्टडी कर सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पीडीएफ भी दे दी गई है, अपने हिसाब से भी स्टडी कर सकते हैं। मॉड्यूल का टाइम प्लान वगैरह भी मैं शो कर दे रहा हूँ आपको नीचे। 17th बीपीएससी पीटी का डे वाइज शेड्यूल हमने यहाँ पे दे दिया है। पहले मॉड्यूल आएगा इंडियन पॉलिटी का, फिर जनरल साइंस का, फिर एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी का, फिर इंडियन पॉलिटी का, फिर जनरल साइंस, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, पॉलिटी। इस तरीके से आगे सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। 6 जुलाई से शुरू होकर के आपकी सारी पीडीएफ जो है दे दी जाएंगी। 23 सितंबर तक दे दी जाएंगी। अब आपको लग रहा होगा 23 सितंबर तक आप मटेरियल ही देते रहेंगे तो हम तैयार कब करेंगे। तो सिंपल बात यह है कि हमने आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी दे दी है। मतलब आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ दिख जाएंगी ग्रुप में। हिस्ट्री का दिख जाएगा, ज्योग्राफी का दिख जाएगा, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, एनवायरमेंट का, सबका दिख जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, सबके पीडीएफ जो है आपको दिख जाएंगे। उन्हीं पीडीएफ में से कट कर करके डेली जो है मॉड्यूल आपको हम देते रहेंगे। तो जिनको मॉड्यूल वाइज चलाना है वो मॉड्यूल वाइज चला सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट वाइज तो हमने यहाँ पर दे ही दिया है। तो ये यहाँ पे कुल मिलाकर बात है। ये हमारा स्टडी मटेरियल नहीं, हम हमेशा बोलते हैं सिलेक्शन मटेरियल होता है। बस अगर आपने इसको अच्छे से यूटिलाइज किया और जैसे स्ट्रेटजी में हम बता रहे हैं वैसा अगर आपने उपयोग किया तो स्टडी मटेरियल नहीं, आपके लिए सिलेक्शन मटेरियल साबित होता है। 63rd बीपीएससी से 63rd बीपीएससी के बाद 64 से लगातार हमने अपने ग्रुप चलाए पीटी के, और तमाम लोग यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। हज़ारों लोग सिलेक्ट हो चुके हैं पीटी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ करके। तब थोड़ा सा इजी को होता था, मान सकते हैं, लेकिन 68 तो 69th में भी हमारे तमाम स्टूडेंट जो है सिलेक्ट हुए थे, कठिन पेपर आने के बावजूद भी। हमने अपना बैच चलाया था फेब मार्च में या फिर उसके बाद अप्रैल में, तो मैंने आपको बताया था कि आप प्री मेंस की इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, जिसमें कुछ बेसिक बुक की रीडिंग यहाँ पे शामिल की गई थी। हमारे कोर्स में बेसिक बुक आपको रीड करना होता था, देन उसके बाद आपको जो है हमारे मॉड्यूल को स्टडी करना होता था, फिर सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ हम लोग देते थे फाइनल रिवीजन के लिए। और इस बीच आप मेंस का भी ग्रुप ज्वाइन करके उसमें तैयारी कर सकते थे। मेंस का ग्रुप कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया था। तो सेकंड और थर्ड स्टेज के प्रिपरेशन के बीच जो कह सकते हैं ट्रांजिशन पीरियड है, उसमें आप मेंस का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन अभी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 83 दिवस जो बचे हैं इसमें पूरी तरीके से पीटी पर डेडिकेटेड होकर ध्यान देने की ज़रूरत है। वैकेंसी नंबर ऑफ अच्छी आ रही है, नंबर ऑफ वैकेंसी यानी पद जो रिक्त हैं उनकी संख्या अच्छी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा या फिर पेपर बहुत इजी आ जाएगा, ऐसा कोई उम्मीद नहीं लगाइएगा। बीपीएससी 68 टफ आया था और 69 उससे भी टफ आया था। कई सारे ऑब्जेक्शंस भेजे गए थे आंसर की के लिए, लेकिन कोई भी आयोग ने सब्सटेंशियली नहीं माने थे। आपने देखा होगा कि जो आयोग ने कॉन्सेप्ट बनाया था उसका एक्सप्लेनेशन भी इस बार दिया था, आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ आई थी और कोई भी उसमें लगभग गड़बड़ी नहीं थी। अभी तक हम इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर समय नहीं है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का। आप मेंस के लिए समय यहाँ पर अब नहीं निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज प्रिपरेशन के बाद मेंस का समय यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि पूरी तरीके से सिलेबस को, पीटी वाले सिलेबस को तैयार करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब आपको तैयार करना है। इकोनॉमी, करंट अफेयर भी तैयार करना है। बिहार करंट अफेयर, बिहार स्टैटिक और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर सब कुछ तैयार करना है और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। यही एक मेन स्ट्रैटेजी है। हमने आपको क्या कह दिया, हमने आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स दे दिए हैं। सब्जेक्ट वाइज नोट्स जो आपका सिलेक्शन मटेरियल है, सब्जेक्ट वाइज नोट्स ये हो गए। आपको लगातार पेड क्विज में प्रैक्टिस कराई जा रही है, जो भी मैं दिखाने जा रहा हूँ। पेड क्विज से प्रैक्टिस हो रही है और टेस्ट सीरीज, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हाई यील्ड टेस्ट सीरीज बीपीएससी के लिए। तो इन सब के समावेश से आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप फुल पेड ग्रुप में हैं तो डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट दिया हुआ है। कोई भी आपका डाउट है, क्विज ग्रुप में डाउट है, टेस्ट सीरीज में डाउट है, तो आप उसमें क्लियर करा सकते हैं डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में। जो स्टूडेंट्स हमारे फुल पेड ग्रुप के भाग बने हैं या फिर अगर आप टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में हैं, तो ये आपका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। 1 अगस्त से हम इसको शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब है कि आपको पूरा स्टडी मटेरियल एक बार 1 अगस्त तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है 1 अगस्त तक आपका एक बार स्टडी मटेरियल पढ़ा होना चाहिए, फिर आप प्रैक्टिस में आइए। सेक्शनल टेस्ट पहले शुरू होंगे, करंट अफेयर का होगा पहला, फिर एंशिएंट हिस्ट्री का, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, फिर फुल साइंस का, फुल हिस्ट्री का, करंट अफेयर्स का दूसरा, फिर फुल हिस्ट्री का दूसरा, इस तरीके से। और फिर फुल एंड टेस्ट शुरू होंगे 5 सितंबर से और 16 सितंबर को ये खत्म होंगे। 5 सितंबर को पहला फुल एंड टेस्ट होगा और 16 सितंबर को आखिरी होगा। जैसा 69th और
8th का जो पैटर्न आया था उसी हिसाब से हम क्वेश्चन यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे असर्शन रीजन वाले सवाल पूछे गए थे, कई सारे मैचिंग वाले सवाल जैसे पूछे गए थे, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे गए थे, चूज नॉट करेक्ट वाले सवाल पूछे गए थे, स्कीम से सवाल आए थे, लेंदी क्वेश्चंस कई सारे आए थे। वैसे क्वेश्चन हम यहाँ पर आपसे पूछेंगे जिससे आप तैयार रह सकें। और 17th BPSC अगर मॉडरेट लेवल का आया, 69th लेवल का आया, 68th जैसा आया, ट्रिकी वाला आया, तो आप उसको कर सकें। मतलब आपको युद्ध मैदान में जाने से पहले तैयार किया जाएगा। युद्ध में लगने वाले चोटों या घावों को आप पहले ही एब्जॉर्ब कर सकें, उसके लिए खुद को तैयार कर सकें, अपने मन को तैयार कर सकें और ऐसा स्टडी मटेरियल तैयार कर सकें इस तरीके से कि कठिन क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप सही कर सकें। इस वजह से टेस्ट सीरीज भी वैसी ही बनाई जाएगी। तो ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, अब ये आप प्रिंट करके अपने कमरे में लगा सकते हैं या फिर अपने पास सेव कर लीजिए। इसी पैटर्न पर टेस्ट होंगे, मतलब इसी शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट होंगे। टेस्ट सीरीज जो है ऑफलाइन मोड टाइप में होंगे, मतलब आपको हम PDF देंगे, आपको टेस्ट सीरीज की PDF मिलेगी जिस भी डेट पर दिया हुआ है। मान लीजिए फुल इंटेस्ट 16 सितंबर को आखिरी है, तो ये PDF कब आएगी आपके ग्रुप में? आपके फुल पेड ग्रुप में आएगी या टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में 8 PM पर PDF आ जाएगी। ये क्वेश्चन पेपर फॉर्म में PDF होगी और फिर आंसर की इसमें आएगी, तो जहाँ जहाँ पर जरूरी होगा एक्सप्लेनेशन गिवन रहेगा, तो क्वेश्चन पेपर आंसर की यहाँ पर आपको मिलेगा। वही आप देखेंगे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है बेसिक बुक की PDF शेयर की गई जिसकी एक रीडिंग आपको करनी चाहिए, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी की बेसिक बुक शेयर कर दी गई है, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी की बेसिक बुक पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ना इसका ज़्यादा कोई लाभ मिलेगा। और चैप्टर वाइज रीडिंग भी अब नहीं रिकमेंडेड है। जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उन्हीं पर फोकस करिए आप। सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स हमने दे दिए हैं इन्हीं पर आप फोकस करिए और यही आपको आगे लेकर के जाएंगे आपके एग्जाम में। सब्जेक्ट वाइज नोट्स को इस तरीके से हमने यहाँ पर डिजाइन किया है कि आप इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी सही कर सकें, फैक्चुअल क्वेश्चन तो कर ही सकें, लेंदी क्वेश्चन सही कर सकें। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से नोट्स को अपडेट किया गया है। जो इन्फॉर्मेशन कई बार इधर उधर दी रहती है, बुक्स में मिस हो जाती है, उसको भी हमने समावेश किया है इसका। आप देखेंगे साइमन कमीशन ने 2 बार भारत में विजिट किया था, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में एक ही बार का यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था, उसकी डेट हमने दी है यहाँ पे। और साइमन कमीशन ने कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर यात्रा की थी उसको भी हमने उल्लेख किया है कि वो भी अगर आपसे पूछ लें तो आप कर सकें। कई सारी चीज़ें जैसे महाराज लाइबल केस, महाराज लाइबल केस जो है इस समय चर्चा में है। जुनैद खान ने एक पिक्चर बनाई है, मतलब वो उसमें काम कर रहे हैं। महाराज लाइबल केस पर आधारित महाराज नाम से पिक्चर आई है, इसमें आमिर खान के पुत्र ने काम किया है और उसमें करसोन दास मूलजी को प्ले किया है, करसोन दास मूलजी को प्ले किया है। अब ये जो केस है इसके बारे में हमने तब ले रखा था जब ये फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी। तो महाराज लाइबल केस से क्वेश्चन आ सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट केस है। करसोन दास मूलजी इसमें जो है इनके खिलाफ केस किया था ब्रजरतन महाराज ने, ब्रजरतन महाराज जो कि पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए थे। इन्होंने केस किया था कि इनकी इमेज को टार्निश करने का प्रयास करसोन दास मूलजी ने किया है। तो अपने केस का बचाव करने के लिए करसोन दास मूलजी ने मुकदमा लड़ा था। मानहानि का कुल मिलाकर मुकदमा था ये, और मानहानि का केस फाइनली करसोन दास मूलजी के फेवर में गया था। ब्रजरतन महाराज केस हार गए थे और कंपनसेशन जो 50,000 डिमांड किया था ब्रजरतन महाराज ने, वो फाइनली नहीं देना पड़ा था करसोन दास मूलजी को, और बल्कि ब्रजरतन महाराज को ही 11,500 रुपये एज आ कह सकते हैं फाइन ये देना पड़ा था करसोन दास मूलजी को। करसोन दास मूलजी जो है किस जर्नल या न्यूज़पेपर से एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर है सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश। और इससे पहले किस में काम करते थे? रस्त गफ्तार में, रस्त गफ्तार जो दादा भाई नौरोजी से एसोसिएटेड है, ठीक है, रस्त गफ्तार से, या फिर रहनुमाई मजदाइन सभा का जो माउथपीस था रस्त गफ्तार, इसमें ये काम करते थे एडिटर के तौर पर सत्य प्रकाश। तो इस केस के बारे में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में उल्लेख किया हुआ है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें जो आजकल हाईलाइटेड हो रही हैं, ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए भी दिया क्योंकि पूछे जाने की संभावना काफ़ी है BPSC में। करसोन दास मूलजी का जो अखबार था ये सत्य प्रकाश था, गुजराती लैंग्वेज में था। इसमें काम करने से पहले करसोन दास जी कहाँ पे काम करते थे? दादा भाई नौरोजी के अखबार रस्त गफ्तार में काम करते थे, और इन्होंने सत्य प्रकाश में जो आर्टिकल लिखे थे ब्रजरतन महाराज और उनके आश्रम में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ चल रही थी, इनोसेंट गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा था, उन पर सेक्सुअल असॉल्ट्स हो रहे थे, सेक्स स्लेव्स बना करके उनको रखा जा रहा था, उसको हाईलाइट किया था करसोन दास मूलजी ने, और ब्रजरतन महाराज ने बॉम्बे हाईकोर्ट में केस कर दिया था कि उनकी इमेज को टार्निश किया जा रहा है करसोन दास मूलजी के द्वारा, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हमने ऑलरेडी नोट्स में दे रखी। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, इस तरीके से BPSC सोच रहा है कि अगर महाराज फिल्म आई है तो महाराज लाइबल केस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया किस तरीके से BPSC और सभी स्टेट PCS बोर्ड के एग्जामिनर्स सोच रहे हैं कि अगर कोई न्यूज़ में चीज़ है तो उसके बारे में आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। कोई हिस्टोरिकल इवेंट अगर इस समय चर्चा में है तो उसका पूरा आपको इतिहास पता होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। साइंस के लिए बेसिक बुक यहाँ पर नहीं शेयर की हमने, और साइंस के लिए जो आपको साइंस टेक्नोलॉजी के नोट्स दिए हैं जनरल साइंस और साइंस टेक मिला करके, तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स जो साइंस के दिए हुए हैं वही सफिशिएंट है। अब बेसिक बुक वगैरह नहीं यहाँ पे ज़रूरत है।
डेली मॉड्यूल जो है आपको 6 जुलाई से मिलना शुरू होंगे, लेकिन सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपके ग्रुप में दे दिए गए हैं। मॉड्यूल वाइज चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अब मेरे हिसाब से सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ना चाहिए। मॉड्यूल वाइज पढ़ने की अब ज़्यादा कोई ऐसी खास ज़रूरत है नहीं। सब्जेक्ट वाइज नोट्स पर फोकस करिए। सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के सब्जेक्ट वाइज नोट्स ही अब आपको पढ़ने चाहिए। कोई बेसिक बुक यहाँ पर, कोई गाइड बुक, ये सब नहीं रिकमेंडेड है। PYQ भी जो हमने अपडेट करके दिए हैं आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही PYQ पढ़िएगा। इधर उधर के PYQ कंपाइलेशन लाएंगे तो उसमें इतनी लेंदी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और नॉन रेलिवेंट कई बार इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो मार्केट कंपाइलेशन से बच के रहिएगा। जितने जरूरी हैं PYQ हमने यहाँ पे दे दिए हैं, क्योंकि PYQ का वेटेज अब ज़्यादा है नहीं। ऐसा नहीं हो रहा है कि सारा PYQ ही आ जाएगा। पहले 64th में 63rd में होता था कि करीब 30% पेपर, 35-40% पेपर PYQ आधारित रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा 3-4% अब PYQ आता है और उसमें भी मिक्स करके आता है। ठीक है, मतलब 2-3 क्वेश्चन में मान लीजिए PYQ पूछा भी, तो पुराने सालों के जो क्वेश्चन होते हैं उसको स्टेटमेंट फॉर्म में दे रहे हैं। मान लीजिए मैचिंग में कोई सवाल आया होगा पिछली बार, तो उसको स्टेटमेंट फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, जैसे बाबर वाला सवाल आया था, तो उसमें UPSC क्वेश्चन को तो तोड़ मरोड़ के दे दिया था। तो इस तरीके के भले ही रिपीट हो जाएं, लेकिन आप क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो नहीं रहे हैं PYQ के, तो PYQ कंपाइलेशन लेंदी बल्कि अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना PYQ कंपाइलेशन हमने दिया है बस वही सफिशिएंट है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का PYQ कंपाइलेशन सफिशिएंट है। सब्जेक्ट वाइज नोट्स यहाँ पे पढ़िए, टेस्ट सीरीज लगाइए, पेड क्विज लगाइए। कोई भी आपका डाउट है आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। बस इतना ही यहाँ पे मेरा कहना है। मंथली करंट अफेयर जो प्रीलिम्स टारगेटेड है, अब उसी पर फोकस करिए। मेंस के लिए जो आपको डेली बेसिस पर दिया जाता है, मेरे हिसाब से इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। मंथली करंट अफेयर प्रीलिम्स टारगेटेड ओनली अब आपको स्टडी करना चाहिए। ये सितंबर 2023 से लेकर हमने दे दिया है जून 2024 तक। जुलाई का मिल जाएगा, जुलाई एंड पे अगस्त का मिल जाएगा, और हम आपको 10 सितंबर तक का करंट अफेयर अपडेट करके दे देंगे। एग्जाम से 20 दिवस पहले तक का रेलिवेंट होता है BPSC में। 10 सितंबर 2024 तक आपको तैयार करना है। सितंबर 2023 से लेकर 10 सितंबर 2024 तक का सफिशिएंट है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 6 मंथ पीछे का रहता है। तो उसके लिए क्या करना है कि जब आप सितंबर में करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए सितंबर से आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो किस किस मंथ का जरूरी है? अगस्त मंथ का जरूरी रहेगा, जुलाई मंथ का जरूरी रहेगा, जून मंथ का, और मई मंथ का, अप्रैल, मार्च और फेब, ये वाले थोड़े ज़्यादा जरूरी मंथ रहेंगे आपके, और इसी का ज़्यादा तैयार करिएगा। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि आप पुराना भी तैयार करिए, सितंबर 2023 का भी तैयार करिए, आप अक्टूबर का भी करिए, नवंबर का, दिसंबर का भी तैयार करिए, जनवरी का भी अभी से तैयार करके रख लीजिए। लास्ट टाइम एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। सितंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक का एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ ये वाले रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च और फेब 2024। तो इतना करंट अफेयर सफिशिएंट होगा। जो हमने दिया है हमेशा इसी से आता है। 69th का भी हमने प्रूफ वगैरह दिया था, 68 में भी दिया था। करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का आपको पढ़ना है, और कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और प्रीलिम्स टारगेटेड वाला पढ़िएगा। डेली करंट अफेयर जो आता है, अब मेरे हिसाब से अब ज़्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स टारगेटेड करंट अफेयर पर ही अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। बिहार करंट अफेयर भी हमने आपको सितंबर 2023 से लेकर मई 2024 तक का शेयर कर दिया है। ऐसे ही आगे के मंथ का हर मंथ आपको 14 तारीख के बाद तक मिलता रहेगा। बिहार स्टेट करंट अफेयर हमने दे दिया है। बिहार स्टैटिक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बिहार की इंक्लूडेड है। बिहार स्टैटिक के लिए इसी से पढ़ना है, कोई अपडेट होगा तो आगे आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो बिहार स्टैटिक भी हमने दे दिया है, बिहार करंट भी दे दिया है। BPSC पेड क्विज के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उनको जरूर लगाना है, और टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करना है। BPSC का पेड क्विज ग्रुप है, इसमें देखिए वैसे ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जैसे आपके एग्जाम में आए थे। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल, 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इश्तिहारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें भारत में मुस्लिम शासन को महिमामंडित किया गया था, मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व को महिमामंडित किया गया था, इस्लाम के संदेश को महिमामंडित किया गया था, या उसमें क्वीन विक्टोरिया की भूमिका को महिमामंडित किया गया था। तो आंसर यहाँ पे बी होगा। दे ग्लोरीफाइड द को एक्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर मुगल एम्पायर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इस तरीके के क्वेश्चन BPSC में हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर गोइंग अपवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस? भूपृष्ठ के ऊपर बढ़ते हुए परतों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए वैसे क्वेश्चन हो रहे हैं मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, जैसे BPSC PT आजकल पूछ रहा है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, चूज नॉट करेक्ट वाले सवाल हैं, मैचिंग वाले भी हैं, असर्शन रीजन वाले भी सवाल हम दे रहे हैं। असर्शन रीजन वाले सवाल हमने करंट अफेयर में भी देना शुरू कर दिया मंथली PDF में। भले ही 2-4 होते हैं, लेकिन उससे काफ़ी अच्छा आपको आइडिया मिलता है। असर्शन रीजन सवाल अटेम्प्ट करने के लिए ये पेड क्विज आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का आपको आइडिया मिलेगा। इसमें जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित नहीं है, ये पूछा है। जैसे हम यहाँ पे चूज़ करते हैं, मान लीजिए मैंने ये चूज़ किया, मेरा आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग आंसर हो गया। करेक्ट आंसर कैसे पता चलेगा? करेक्ट आंसर ये ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पर टिक मार्क लगा हुआ है, उमरिया यहाँ पे सही उत्तर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन BPSC PT बिल्कुल पूछ सकता है, और सारे नवीन फ्रेश क्वेश्चन है। BPSC PT 68 और 69 को ध्यान में रख करके यहाँ पर दिए जा रहे हैं आपको।
तो ये क्वेश्चन जरूर लगाइएगा आप, और फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो ये आप यहाँ पे आ सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और आपके अगर मोबाइल में खोल रहे हैं तो यहाँ पे बीच में कहीं पर आपको टैप करना पड़ेगा, यहाँ पर हल्का सा यहाँ पे टैप करना पड़ेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे आइए इस तरीके से, और ये देखिए 28 नवंबर 2023 को पहला सवाल यहाँ पे डाला गया था। सारे सवाल यहाँ पे रिलेवेंट है, कोई भी सवाल यहाँ पे नॉन रिलेवेंट नहीं है। और कोशिश करिए कि अगर जैसे हमने आपको 7 आवर्स का यहाँ पे टाइम प्लान बताया है, 7 आवर्स में कम से कम 1 आवर या फिर कम से कम 45 मिनट यहाँ पर पेड क्विज ग्रुप को जरूर देना है आपको, तभी आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। और सारे क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर ले गए, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी पेड क्विज ग्रुप में से आपको अपने 17th बीपीएससी पीटी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज प्रिपरेशन के दौरान हमने आपको 4 आवर का टाइम प्लान बताया था शुरू के 40 दिवस तक। अब ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगा, टाइम प्लान अब आपका 7 आवर डेली का होना चाहिए था। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आपको मेनली फोकस करना है स्टडी के लिए। प्रैक्टिस रिसोर्सेज में स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड क्विज टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू कंपाइलेशन रखिए। 7 घंटे की स्टडी यहाँ पर करना जरूरी है। 3 सब्जेक्ट डेली कम से कम पढ़ने की कोशिश करिए, तभी यहाँ पे आप कंप्लीट कर पाएंगे। 3 सब्जेक्ट डेली, और मान लीजिए आपके 10 दिवस में 2 सब्जेक्ट कोई कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन शुरू कर दीजिए। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब ये मिनट्स वाला खेल नहीं चलेगा, अब आपको आवर में यहाँ पे सब्सटेंशियल स्टडी करनी पड़ेगी। 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, 2 घंटे हिस्ट्री पढ़िए, 1 घंटे करंट अफेयर के साथ उसको मिक्स करिए, 1 घंटे पॉलिटी को मिक्स करिए, पेड क्विज लगाइए, पीवाईक्यू कंपाइलेशन पढ़िए, फिर अदर सब्जेक्ट पढ़िए, अगले दिन साइंस पढ़िए, एनवायरमेंट पढ़िए, बिहार स्टैटिक पढ़िए, बिहार करंट। इस तरीके से आप डेली जो है अपनी स्टडी मैनेज कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग पूछते हैं क्या नोट मेकिंग करनी चाहिए। अगर आपको नोट मेकिंग करने की आदत है तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है मल्टीपल रिवीजन से आपका काम बन जाता है तो आपको मल्टीपल रिवीजन पर स्टिक करना चाहिए। जो भी मेथड आपके लिए बेस्ट हो वो आपको अपनाना चाहिए। थोड़ा सा मैं इनसाइट जरूर दूंगा नोट मेकिंग अगर आप करते हैं तो इस तरीके से करिए। कोई भी स्कीम नोट कर रहे हैं या फिर कोई भी टॉपिक नोट कर रहे हैं उसको शॉर्ट करने की कोशिश करिए। जब तक आपके नोट्स जो है शॉर्ट और क्रिस्प नहीं बन रहे हैं तब तक वो अच्छे नोट्स या फिर कारगर नोट्स नहीं माने जाते हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ सिकल सेल एनीमिया पर जो उन्मूलन कार्यक्रम सिकल सेल डिसीज एलिमिनेशन प्रोग्राम जो 1 जुलाई 2023 को पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था मध्य प्रदेश में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से, उसके बारे में है। तो सिकल सेल एनीमिया ये हमारा बेसिक साइंस का टॉपिक हो गया और ये करंट अफेयर का टॉपिक हो गया या फिर साइंस टेक का हो गया। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट स्कीम भी इसको मान सकते हैं और या फिर साइंस टेक भी मान सकते हैं इसमें। ठीक है, गवर्नेंस का टॉपिक भी मान सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया में सबसे पहले हमको सिकल सेल कंडीशन समझनी होगी। सिकल सेल कंडीशन हो जाती है आरबीसी की। आरबीसी आपको पता है, आरबीसी का जो आकार है वो बाइकॉन्केव शेप का होता है और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। न्यूक्लियस ना होने के कारण आरबीसी जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, हमारे लाल रक्त कोशिकाएं, ये फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ होता है। फ्लेक्सिबल होता है तो कैपिलरीज से, पतली पतली कैपिलरीज से फ्लो कर जाता है और ऑक्सीजन कैरी करना वन ऑफ द मेन फंक्शंस है। कई सारे फंक्शन है रेड ब्लड सेल्स के, लेकिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना वन ऑफ द मेन फंक्शन यहाँ पे माना गया है। तो आरबीसी ऑक्सीजन को अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है। जब सिकल सेल कंडीशन आरबीसी की हो जाती है, आरबीसी बाइकॉन्केव की जगह सिकल शेप हो जाता है, तभी इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल का मतलब होता है हंसिया या फिर दरांती। दरांती किस शेप की होती है? ऐसे होती है सी शेप की, है ना, सी शेप की दरांती होती है। ऐसे बाइकॉन्केव की जगह ये हो जाता है आरबीसी। आरबीसी कैसा होता है? ऐसा होता है ओरिजिनल, और ये होता है जब सिकल सेल कंडीशन हो जाती है तो खराब हो जाता है आरबीसी हमारा। क्यों होता है ये आप नोट कर सकते हैं। पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन चेन, जैसे आपके एग्जाम में आ जाए द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज व्हाट, तो पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो बीटा ग्लोबिन चेन में म्यूटेशन हो जाता है, इस वजह से ये ऐसा होता है। HbA यानी कि हेल्दी हीमोग्लोबिन की जगह HbS आ जाता है सिकल सेल वाला, तो ये खराब कर देता है। और इसमें प्रभाव क्या होता है? प्रभाव पूछें अगर तो प्रभाव में ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाती है ह्यूमन बॉडी में, एनीमिया तो होता ही है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है, वीकनेस होगी आपको और पेन भी हो सकता है तगड़ा। ट्राइबल एरियाज और ट्राइबल पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है ये सिकल सेल डिसीज़। इसी वजह से जो 17 फोकस स्टेट जो घोषित किए गए हैं सिकल सेल डिसीज एलिमिनेशन प्रोग्राम में, वो ज़्यादातर ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद ये एक बहुत ज़रूरी पोर्शन हो सकता है कि सिकल सेल डिसीज़ को टेस्ट करने वाले जो टेस्ट है उनको किस नाम से जानते हैं। ये बीपीएससी पीटी में पूछ सकते हैं, तो जैसा पूछा जा सकता है उसी को एक्सपेक्ट करके नोट्स बनाना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा बीपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? इसी वजह से आपको पीवाईक्यू देखने होते हैं। एटलीस्ट पिछले 2 सालों के पीवाईक्यू देख करके अंदाजा पड़ जाना चाहिए कि ये पूछा जा सकता है कि सिकल सेल डिसीज़ को कैसे टेस्ट करते हैं। तो एक तो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है नॉर्मली, फिर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट होता है, HPLC टेस्ट इसको बोलते हैं, फुल ब्लड काउंट CBC, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस या हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग और सॉल्युबिलिटी टेस्ट। ये सब कुछ टेस्ट हो सकते हैं जिससे SCD को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिकल सेल डिसीज एलिमिनेशन प्रोग्राम। सिकल सेल डिसीज एलिमिनेशन प्रोग्राम सबसे पहले अनाउंस की गई थी बजट 2023-24 की स्पीच में, इसको अनाउंस किया गया था। ऑफिशियली कब पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया? 1 जुलाई 2023 को
MP में शहडोल नामक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है, स्क्रीनिंग करना है सबसे पहले 3 वर्षों में 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग या टेस्टिंग यहाँ पे की जाएगी। वल्नरेबल जो ये फोकस स्टेट्स हैं 17 स्टेट्स से 7 करोड़ लोगों की टेस्टिंग की जाएगी 0 से 40 वर्ष की आयु के लोगों की। अब पहले साल में करेंगे 0 से 18 वर्ष की आयु की टेस्टिंग, और सेकंड और थर्ड साल में, दूसरे और तीसरे साल में पूरे जितना भी पॉपुलेशन है 7 करोड़ टारगेटेड 0 से 40 उसको टेस्ट कर लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, जब भारत अपनी आज़ादी का 100 वर्ष मना रहा होगा 2047 में, तो सिकल सेल डिसीज को हम लोग एलिमिनेट कर चुके हों, ये यहाँ पे उद्देश्य है। 17 स्टेट कौन से हैं, 17 स्टेट में क्या बिहार इंक्लूडेड है, ये आपको देखना चाहिए। ये 17 जो फोकस स्टेट हैं सिकल सेल डिसीज के, उसमें बिहार भी इंक्लूडेड है, और कौन कौन से राज्य इंक्लूडेड है ये आपको एक बार देखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको नोट मेकिंग करनी चाहिए जिसमें आप सब कुछ समझ जाएं, प्री मेंस लेवल तक का जितना भी डेटा हो बहुत शॉर्ट में आप इसमें नोट डाउन कर सकें, और उसको साइंस टेक का है तो उसको जनरल साइंस से लिंक कर सकें, अगर करंट अफेयर का है तो उसको हिस्ट्री से लिंक कर सकें, ज्योग्राफी से लिंक कर सकें। इस तरीके के नोट्स आपको बनाने चाहिए अगर आप बना रहे हैं तो। अदरवाइज ये जितना भी दिया हुआ है सिकल सेल के बारे में ये आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर में हमारे नोट्स में मिल जाएगा, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप में आने के बाद। जो लोग हमारे फुल पेड ग्रुप में आए हैं उनके पास डाउट क्लियरेंस की सुविधा होती है। आप अपने डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में कोई भी आपका डाउट है पूछ सकते हैं। विदिन 6 आवर्स आपके डाउट का यहाँ पर रिप्लाई किया जाता है। कोई भी आपका डाउट अगर BPSC प्रीलिम्स सिलेबस से संबंधित है, उसके एम्बिट में आता है, तो आपका जवाब वहाँ पे विदिन 6 आवर्स दिया जाता है। अगर आप स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं, आप डिस्कशन ग्रुप में नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस गिवन नंबर पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर लिख के बातचीत की जा सकती है। आप पिक दिखा करके या फिर स्क्रीनशॉट दिखा करके या फिर टाइप करके अपना सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं। वॉइस मैसेज और कॉलिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, और दोनों ही कंडीशन में आपका रिप्लाई यहाँ पे किया जाता है। इसमें आपको वेट करना पड़ता है, अगर आप फुल पेड ग्रुप में नहीं है तो 24 आवर करीब आपको वेट करना पड़ता है, जबकि अगर आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में हैं तो विदिन 6 आवर्स आपकी समस्या का समाधान किया जाता है। दिन के समय में अगर आप कभी भी डाउट पूछते हैं तो तुरंत रिप्लाई किया जाता है। ये मैक्सिमम टाइम मैंने आपको बताया था, इतना वेट इन जनरल नहीं करना पड़ता है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी वीडियो हमारा खत्म होता है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अब आप वीडियो नंबर 2 देख लीजिए और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से शुरू कर दीजिए।